नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हम एक सीरीज चला रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आज उसका दूसरा दिन है। आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 14 यानी त्रिविमीय ज्यामिति 3D, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कहां से पूछे जाएंगे और इसका बोर्ड परीक्षा में कितना वेटेज है, इसमें मैंने 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ही लिया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और कल का जो वीडियो लेक्चर हुआ था वेक्टर के बारे में, तो आप अभी तक उसका अध्ययन नहीं किया तो उसका अध्ययन जरूर करें। हम 1 बाय 1 करके सभी चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसकी देखते हैं कि इसका कितने नंबर का वेटेज है। तो ये हमारा चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति 3D। तो इसका जो बोर्ड एग्जाम के अंदर वेटेज हमारे पास वो होता है 7 अंक का। इसका अंक भार कितना है? 7 अंक है। तो अब देखिए 7 अंक का क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन होता है 1 अंक का और एक क्वेश्चन होता है हमारे पास 6 अंक का। ठीक है, तो टोटल चैप्टर कितने अंक का हो गया? 7 अंक का हो गया। और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमसे पुटअप होंगे? 2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है, एक 1 नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें मैंने आपके 1 नंबर के लिए क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन यही है, बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। एक तो होते हैं दिक् अनुपात DRS और एक होते हैं दिक् कोसाइन DCs। इन दोनों की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। तो देखिए दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं और दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं। यदि किसी रेखा को 2 बिंदुओं से जोड़ते हैं तो उसके दिक् कोसाइन का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो देखिए इसमें हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा। इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है कि बिंदु हमारे पास में क्या दे रखे हैं, उनको रीड करेंगे। पहले बिंदु इस प्रकार से है 1 0 0, ठीक है, और सेकंड है 0 1 1, ठीक है। अब देखिए इस रेखा के दिक् अनुपात बताने हैं। तो दिक् जो अनुपात हमारे पास होते हैं DRS की वैल्यू, उनका वैल्यू हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो दिक् अनुपात के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। तो दिक् अनुपात को हमेशा हम ABC से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ABC से। तो ये A की वैल्यू आएगी, B की आएगी और C की आएगी, ठीक है। अब देखिए यहां से x2, ये होते हैं x1 y1 z1 और ये होते हैं x2 y2 z2। पहला बिंदु रहेगा x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2। तो देखिए यहाँ वैल्यू कितनी है? 0 - 1, 0 - 1। अब इसके अंदर यहां से इसको क्या लिखेंगे? 1 - 0 और 1 - 0। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? -1 1 1। तो इसके दिक् अनुपात कितने आ गए हमारे पास में? दिक् अनुपात यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? -1, B की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और C की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो दिक् अनुपात को अब यहाँ पर आप इसको बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक के बीच में नहीं लिखना। दिक् अनुपात को किसी भी कोष्ठक के बीच में नहीं लिखा जाता है। अब इसमें साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, ठीक है। 1 नंबर का आएगा ना, तो उसमें या तो दिक् अनुपात पूछेगा या दिक् कोसाइन पूछेगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाते हैं। मैंने दोनों आपके लिए ले लिए कि दोनों में से कोई सा भी है, कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें दिक् कोसाइन, तो दिक् कोसाइन हमारे पास होते हैं LMN, यानी किसी रेखा के दिक् कोसाइन। इसी की वैल्यू क्या होती है कि वह रेखा x y z अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, उनकी दिक् कोज्या का जो मान हमारे पास में प्राप्त होगा वही दिक् कोसाइन कहलाएगा, यानी कोज्या की वैल्यू। तो देखिए यहाँ L निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है ±a बटा में √a² + b² + c²। ये तो हमारा सूत्र होता है L के लिए, यानी दिक् कोसाइन के अंदर। तो अब देखिए यहाँ से L बराबर हमारे पास A की वैल्यू कितनी है? ±p है और ये हमारा -1 बटे में √1 का -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर रखा। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हो गया ±1/√3। ये आपका -1 और यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई? ±1/√3। इसका मान निकाल दिया। इसी प्रकार से हमारे को किसकी निकालनी है? M की, यानी दिक् कोसाइन होते हैं L M N 3। तो M = फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ±b बटा में √a² + b² + c²। तो यहाँ हमारे पास इसका फॉर्मेट ±b की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? √3।
तो ये हमारे पास m का मान आ गया। ऐसे कैसे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस c बटा में रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी है 1 बटे में कितना हो जाएगा रूट 3। तो ये हमने इसके एलिमेंट निकाल दिए। एलिमेंट क्या है, दिक कोसाइन है, दिक को या इसको दिक कोसाइन दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है, दिक अनुपात निकालने तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाल दिए और दिक कोसाइन में एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारे पास इसमें अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु हमारे को दे रखा है से जाने वाली तथा इस सदिश के समांतर, यानी इस बिंदु से तो कोई रेखा जा रही है और इस सदिश के क्या है समांतर है, ठीक है, पैरेलल लाइन है का सदिश तथा कार्तीय समीकरण दोनों हमारे को बताना है। यानी ये इस प्रकार की स्थिति है कि ये बिंदु मान लेता हूं मैं हमारा यहाँ पर है और ये रेखा इसका जो हमारे को स्थिति सदिश दे रखा है, यानी इस बिंदु से जाएगी और इसके क्या है समांतर है। तो इसका समीकरण हमारे को निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु है, यहां से रेखा जा रही है, ये रेखा इसकी क्या है समांतर है, तो इसका समीकरण क्या होगा। तो अब हमने एक कंसेप्ट देखा था कि दी गई बिंदु से तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा का सदिश समीकरण तो होता है आर सदिश इज इक्वल टू स्मॉल ए सदिश प्लस लैम्डा एम सदिश। एम क्या होता है, जो हमारे पास जिसके समांतर हम निकाल रहे हैं उस रेखा का समीकरण, और ए होता है दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ बिंदु क्या है, बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु देख लेते हैं क्या है 5 2 माइनस 4। इसका स्थिति सदिश हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर है इसका, और वो क्या आएगा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश की वैल्यू स्मॉल ए सदिश में मैंने रीड कर लिया इसको, यानी आई जे कैप साथ में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये इसका स्थिति सदिश प्राप्त हो गया इस बिंदु का, ठीक है। अब रेखा समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा का सदिश क्या है, समांतर रेखा का सदिश समीकरण, यानी उसको हम क्या कहते हैं सदिश समीकरण हमारे को कितना दे रखा है उसको रीड करते हैं एम सदिश से। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप के समांतर, यानी इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। तो यहां हम लिखेंगे बिंदु ए से जाने वाली तथा एम सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। अब देखिए वो कंसेप्ट हमारे पास क्या था फॉर्मेट सूत्र में, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश है उसका ही क्या होगा ए वेक्टर। एम क्या है जिसके समांतर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ आर वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर रख दो, इसमें कितना है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा एम वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये तो इसका सदिश रूप में समीकरण प्राप्त हो गया। किस रूप में प्राप्त हुआ है, रेखा का सदिश समीकरण हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसका कार्तीय समीकरण निकालना है, साथ में बोला गया है। तो कार्तीय समीकरण हमारे पास क्या आएगा, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में हमारे पास दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गई रेखा की समांतर रेखा का जो समीकरण कार्तीय रूप में होता है उसका सूत्र होता है डायरेक्ट x बटा x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 क्या है, दिए गए बिंदु के अंदर जो मान दे रखा पहला होगा x1 का, y1 का, z1 का, वो यहाँ पुट कर देंगे इसमें, ये सीधा सूत्र है। और अब इसमें एबीसी क्या है, जिसके समांतर निकाल लेना उसके दिक अनुपात। तो यहाँ 3 2 माइनस 8 है, तो इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा x माइनस फॉर्मूले का, और x1 का मान है 5 बटा a का मान कितना है 3। कैसे, इसका दिक अनुपात, यानी एक तो 3 है 2 है और माइनस 8 है एबीसी के मान।
y माइनस y1 का कितना है 2 बटा b का मान कितना है 2, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 बटे c का मान -8। तो ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण भी हमारे पास में आ गया है। तो कार्तीय और इस सदिश समीकरण है, तो इनको आप ध्यान से देखना, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, इसके अंदर कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से कितना दूर है, समतल 4 इकाई दूरी पर है मूल बिंदु से, तथा सदिश, ये सदिश दे रखा है, इसके क्या है अभिलंब रूप में। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिलंब में रूप में है और इसका मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, तो उस समतल का जो समीकरण होता है वो डायरेक्ट होता है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ठीक है, ये तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए हमारे, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। n क्या होता है, इसके अभिलंब इकाई सदिश होता है। ठीक है, p क्या होता है, उस समतल की मूल बिंदु से दूरी होती है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ आपको समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी हमारे को दे रखी है, मूल बिंदु से दूरी वो वैल्यू हमारे को दे रखी है 4 इकाई है। ठीक है, और अब देखिए 4 इकाई है तो वो किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। p क्या होती है, समतल की मूल बिंदु से दूरी है। तथा अभिलंब सदिश, अभिलंब कितना सदिश दे रखा हमारे को, इसमें अभिलंब सदिश की वैल्यू है वो दे रखी है n सदिश की। तो n सदिश की वैल्यू कितनी है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये n सदिश है, n कैप नहीं है, कैसे पता चलेगा, हमारे को चाहिए अभिलंब इकाई सदिश। तो उस स्थिति में क्या करना है, इसका मापांक लेते हैं और वहां चेक करेंगे, यदि इस मापांक का मान नॉट इक्वल टू 1 है तो उस स्थिति में ये अभिलंब सदिश है, इकाई सदिश नहीं होगा, उसको चेंज करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू लेते हैं मापांक की, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी मापांक ऑफ n की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई √6, जो क्या है नॉट इक्वल टू 1 है, अर्थात ये n सदिश है, n कैप नहीं है। यदि इसकी वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो ये n कैप होता। तो अब n कैप इज इक्वल टू फॉर्मेट क्या होता है, n सदिश बटा मापांक ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ n कैप की वैल्यू हम निकालेंगे, तो n सदिश कितना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे में मापांक ऑफ n कितना प्राप्त हुआ √6। ठीक है, अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई, p की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण का सूत्र क्या होता है, ये हमारे पास में मैंने सबसे पहले आपको बताया, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हो जाएगा r सदिश डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो ये हमारा r सदिश डॉट n कैप की वैल्यू ऑलरेडी है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे में √6 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आप चाहो तो इसको और आगे सरल कर सकते हो और चाहो तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो। ये हमारे पास समतल का समीकरण प्राप्त हो सकता है किस रूप में, जब अभिलंब रूप में ज्ञात करने हो तो हमारे को इस फॉर्मूले का पता रखना है, r सदिश डॉट n कैप इज इक्वल टू p, और p हमेशा धनात्मक होती है। वो इस प्रकार से है कि समतल, ये एक समतल का समीकरण दे रखा r सदिश डॉट n सदिश इज इक्वल टू p के रूप में, ये भी एक समतल का समीकरण है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो दोनों समतल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी लंबवत दे रखे हैं। तो इस स्थिति के अंदर इसमें एक लैम्डा आया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो समतल के समीकरण क्या है हमारे पास, उनको लिखेंगे। समतल के समीकरण, समतल के समीकरण है वो है r सदिश, समतल के जो समीकरण है r सदिश डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 7, और एक समीकरण और दे रखा है r सदिश डॉट लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट समतल सेकंड समतल। अब देखिए दोनों को हमारे को ये बोल रहा है परस्पर लंबवत है, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए इनकी क्या करते हैं हम, r सदिश डॉट
n1 सदिश इज इक्वल टू d1 और r सदिश डॉट n2 सदिश इज इक्वल टू d2। ये भी कोई समतल के क्या है, व्यापक समीकरण है। इनसे इनकी तुलना करवाएंगे, तो तुलना करवाएंगे तो यहां लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना, यानी कंपेयर करवाते हैं इनकी क्रमशः 3 व 4 से करने पर। तो हमारे पास क्या आएगा, n1 सदिश की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, इसके अंदर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और n2 सदिश की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, n2 प्राप्त हो जाएगा लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, अब n1 सदिश कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो मापांक है वो नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है। यदि नॉट इक्वल टू 1 है तो ये n सदिश होता है, और नॉट इक्वल टू 1 है तो इस स्थिति में तुम्हारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, n सदिश। और यदि ये नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता है तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, n कैप की वैल्यू। इसको ध्यान से समझना, यहाँ n सदिश और n2 सदिश ले लिए। अब दोनों समतल परस्पर लंबवत होते हैं तो उनकी स्थिति होती है n1 सदिश डॉट n2 सदिश इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या है, लंबवत होने का प्रतिबल। लंबवत प्रतिबल कौन सा हो गया, n1 सदिश डॉट n2 सदिश इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट n2 सदिश क्या है, लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू 0। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कल हमने वेक्टर के चैप्टर में भी देखा था। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, लैम्डा, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो प्लस में 4 और माइनस से 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस में हमारे पास में माइनस में कितने बचेंगे, यहाँ से ये बचेंगे 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी 17। तो यहाँ से हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरती है और इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंबवत है। तो अब देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से इनको आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखना क्या है इसके अंदर, इसमें दे क्या रखा है, पूरा सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। इसमें बिंदु दिया हुआ है, बिंदु कितना है हमारे पास, बिंदु की वैल्यू है -1 3 -2। इससे तो रेखा गुजरती है और इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण हमारे को बताना है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे को एक तो रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसकी स्थिति सदिश, उस बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए जो हमारे को दे रखे हैं, तथा उस रेखा के दिक् अनुपात पता होना चाहिए। तो दिक् अनुपात हमारे पास में नहीं है तो हम इस दिक् अनुपात को मानेंगे। तो माना बिंदु -1 3 -2 से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात, गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात में मान लेता हूं दिक् अनुपात A B तथा C है। ठीक है, दिक् अनुपात मान ली, यदि ABC है तो इस अविष्ट रेखा का समीकरण, अविष्ट रेखा का समीकरण यानी जिस रेखा का समीकरण हम निकालना चाहते हैं वो क्या प्राप्त होगा, कार्तीय रूप में दिए कार्तीय में निकालेंगे। कार्तीय रूप में जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। ठीक है, किसी भी रेखा का कार्तीय रूप का समीकरण ये होगा x1 y1 z1 दिए गए बिंदु है और abc उसके दिक् अनुपात होते हैं। तो बिंदु क्या दे रखे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस माइनस हो जाएगा +1 बटा a, y माइनस का 3 बटा b और z माइनस माइनस +2 अपॉन c। अब इसके अंदर यदि हम a b c की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो रेखा प्राप्त होती है वो रेखा इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंबवत है। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उसका प्रतिबंध हमारे पास में होता है उनके, यानी जो दिक् अनुपात होते हैं उनके गुणनफलों का योग 0 के इक्वल, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ से ये तो हमारे को रेखा जो चाहिए थी इसका समीकरण है, एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो अब देखना क्या है, किसके लंबवत है, अविष्ट जो रेखाएं हमारे को दे रखी है लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं क्या क्या दे रखी है उनको देखना आपको। तो एक तो समीकरण मिला x/1 y/2 और z/3।
और दूसरा क्या है x प्लस 2 अपॉन -3, y माइनस 1 अपॉन 2, z प्लस 1 अपॉन 5। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। क्या कंसेप्ट है, ये फर्स्ट रेखा इस पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है, ये हमारे को दे रखा है। तो अब देखिए यहां लिखेंगे अतः सरल रेखा फर्स्ट, यानी रेखा फर्स्ट लंबवत है किसके, सेकंड। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब a1 क्या है, पहली रेखा के दिक् अनुपात a1 b1 c1, और a2 b2 c2 क्या है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है। तो यहाँ देखिए a1 का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा, पहली रेखा के दिक् अनुपात a, a2 का मान कितना हो जाएगा 1 यानी गुणा 1, प्लस b1 का मान b इंटू b2 का मान कितना है, यहाँ पर इनकी मानक फॉर्मेट से तुलना करवा लेनी है, फिर इनके दिक् अनुपात लिखने, डायरेक्ट नहीं लिखने। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 और प्लस c इंटू में इसका वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं कि रेखा इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट वो किसके ऊपर लंबवत है, थर्ड पे लंबवत है, यानी फर्स्ट थर्ड पर लंबवत होगी। तो सेम इसी कंसेप्ट से लिखेंगे यहाँ, इसी प्रकार सेम यही फॉर्मूला काम आएगा कि दो रेखाओं का लंबवत होने का प्रतिबंध ये होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a और यहाँ से कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3a प्लस ये कितना है 2b प्लस में 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ये -5। अब ये दिक् अनुपात जो भी आप लेते हो इसकी कंपेयर हमेशा x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c से करवानी है, क्या पता इसका चिन्ह चेंज हो जाए, तो ध्यान से देखना है। अब देखिए इन दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी एबीसी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण किस किस को सरल करना, हमारे को 4 और 5 को, समीकरण 4 व 5 से। तो अब देखिए समीकरण 4 क्या है, उसको वापस रीड कर रहा हूं, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, और वो कितना है -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों की सहायता से हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और वो एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारी रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो अब इनको सरल करने के लिए हम वजन गुणन विधि का सॉल्यूशन देखते हैं। तो a b c तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल, ठीक है। अब देखिए a के बटे में किसको लिखेंगे, तो a का गुणांक पूरा हटा दो, क्या बचा उनको लिखेंगे एज इट इज। तो यहाँ देखिए इसका गुणन करवाओ इसके साथ, 5 इंटू 2 कितना होगा, ऊपर से नीचे 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, माइनस आएगा सूत्र में, और फिर इसका गुणन -6, ठीक है। अब b के नीचे तो b को हटा दो, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ कैलकुलेशन, तो इस b को हटाएंगे तो अब देखिए यहाँ ऊपर से गुणा करवाना, 3 गुणा -3 कितना हो जाएगा -9, ठीक है, पहले ऊपर से, और फिर इसका इधर गुणा करवा देंगे तो माइनस सूत्र में आता है 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, गुणांकों का गुणन करवाएंगे। अब c के बटा में तो c को हटा दिया, तो वापस ऊपर से गुणा करवाएंगे तो 1 का गुणन होगा 2 के साथ में, तो हो जाएगा 2 माइनस ये माइनस सूत्र वाला। अब 3 इंटू माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो -6 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक किसी कांस्टेंट राशि के इक्वल होती है, ठीक है। अनुपात तीनों का एक कांस्टेंट राशि के इक्वल, तो यहां से मैं इसको लिख दिया, a बटा में कितना बचेगा 4, b बटा में कितना बचेगा माइनस के कितने हो जाएंगे 14, और c बटा में कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू लेमडा। अब ये एक अनुपात की राशि है तो इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं जितना कॉमन आए, तो a/2 b/-a1 और c/4 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो अब a b c यानी a का मान कितना आ जाएगा 2 लेमडा, इसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो b की वैल्यू -7 लेमडा, और लेमडा क्या अज्ञात राशि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ a b c के मान हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो x प्लस 1 बटे में a की वैल्यू कितनी है 2 है, डायरेक्ट इस लेमडा को लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट राशि है, और y -3 बटे में b की वैल्यू कितनी है -7,
और z प्लस 2/c की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया है जो इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंबवत है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पूरा सॉल्यूशन देखना है, स्टेप टू स्टेप इसको समझना है और वापस इसको सोल्व करना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन अलग टाइप में, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, एक तो ये रेखा दे रखी है और एक रेखा ये दे रखी है, परस्पर प्रतिच्छेदी है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपसे सदिश रूप में भी पूछा जा सकता है और कार्तीय रूप में भी पूछा जा सकता है। तो हमने कार्तीय रूप का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं इसके अंदर, और सदिश रूप भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्तीय से सदिश आपको कन्वर्ट करना आता है, इक्वल में लैम्डा ले लेंगे और इसके म्यू ले लेंगे और सदिश रूप में चेंज करके फिर इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको परस्पर प्रतिच्छेदित सिद्ध करके हमारे को बतानी है और फिर इनका किस बिंदु पर दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद होगा और उस बिंदु के निर्देशांक भी हमारे को बताना है। तो डायरेक्ट 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सदिश और कार्तीय दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व करना। तो हम इसको सरल करते हैं कार्तीय रूप वाले को। तो देखिए इसका सोल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है। रेखाएं क्या दे रखी है आपको, पहले उनको रीड करेंगे। रेखाएं के समीकरण हमारे पास में है x - 1/2, y - 2/3 और z - 3/4। ठीक है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो इनका जो अनुपात है वो कोई कांस्टेंट राशि के इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया क्या है, लैम्डा, या कुछ भी मान सकते हो आप, लैम्डा r1 r2 जो भी आपको अच्छा लगे, और इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्या हमारे पास, x - 4/5 और y - 1/2 इज इक्वल टू z और इज इक्वल टू, इसका इक्वल में अनुपात मान लेता हूं म्यू। ठीक है, अब देखिए इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमारे को क्या देखना है इसके अंदर कि भाई ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि सरल रेखा फर्स्ट से, इसमें मैं क्या लिखूंगा, x y z की वैल्यू निकालूंगा। यानी सरल रेखा फर्स्ट के ऊपर किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो इसको लेंगे। तो मेरे पास में क्या आएगा, व्यापक बिंदु, समीकरण 1 के व्यापक बिंदु के निर्देशांक आप यहां लिख सकते हो कि व्यापक बिंदु का निर्देशांक कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा, यानी इसका और इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2 लैम्डा प्लस 1 उधर जाएगा। ठीक है, फिर y को और इसको लेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ये किसकी वैल्यू आ गई है, समीकरण 1 के व्यापक निर्देशांक की। ठीक है, तो इसी प्रकार से समीकरण 2 से लेके चलेंगे। तो इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 5 म्यू और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 और ये हो जाएगा, इसके बटे में लेंगे 1। ठीक है, कुछ भी नहीं तो बटे में 1 हो जाएगा और प्लस में 0 रहने वाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू और प्लस में 0 उधर जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इनकी व्यापक बिंदुओं के निर्देशांक तो निकाल दिए। अब रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करेगी तो उनका कॉमन बिंदु इक्वल होगा, यानी x का मान x के इक्वल, y का y के इक्वल, z का z के इक्वल, ये x y z। यदि यहाँ लिखेंगे तो उभयनिष्ठ यदि रेखाएं, यहाँ लेते हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनका उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु होगा, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, दोनों के x का मान इक्वल करेंगे, दोनों के y का मान इक्वल करेंगे, दोनों के z का मान इक्वल करेंगे। लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 5 म्यू प्लस 4, यानी x वाले के साथ इक्वल किया। तो यहाँ से हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी, वो इस प्रकार से प्राप्त होगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब x वालों को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 म्यू प्लस 1। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू। ठीक है, और इसको उधर सेंड करेंगे तो -1 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए z वालों की सहायता से 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3 और समीकरण नंबर 5। अब हमारे को क्या करना है,
तीनों समीकरण में से केवल 2 समीकरण लेनी है और उनके माध्यम से लैम्डा और म्यू की वैल्यू कोई सी भी 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ हम इसके लिए मैं क्या करता हूं, समीकरण 3 व 4 से इनको सरल करना, विलोपन विधि या वजन कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ लैम्डा का गुणांक 2 है और यहाँ 3 है, तो इक्वल बनाकर के घटाएंगे। तो यहाँ 3 से गुणा करवाएंगे और यहाँ 2 से गुणा करवाएंगे। तो गुणा करवा के मैं लिख रहा हूँ, इसको 3 से गुणा करवाएंगे तो 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसको 2 से गुणा करवाएंगे तो 6 लैम्डा माइनस में 4 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन कितना प्राप्त होने वाला है कि भाई घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इनको काटेंगे कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास माइनस का 15 प्लस का 4 तो कितने बचे -11 म्यू और ये हो जाएंगे प्लस के 11। तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो गई -1। ये म्यू की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 3 से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू म्यू की जगह -1 इज इक्वल टू 3। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस का 5 और उधर जाएगा माइनस में कन्वर्ट। तो ये हमारे पास लैम्डा माइनस माइनस यहाँ किस में हो गया, प्लस में, और उधर जाएगा तो वापस प्लस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास में म्यू की कितनी आने वाली है -2/2 यानी -1। लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1 प्राप्त हो गई। अब देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जिन दोनों समीकरण से हमने निकाला, किस किस को लिया था 3 और 4 को, तो ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, 5वें समीकरण, शेष समीकरण में रखना है। तो समीकरण 5 में यहां लिखेंगे समीकरण 5 में लैम्डा व म्यू का मान रखने पर, लैम्डा व म्यू का मान रखेंगे तो समीकरण 5 क्या है हमारे पास, ये इस प्रकार से है कि भाई 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। ये समीकरण 5, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखो। तो 4 इंटू में -1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा माइनस के कितने 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -3। तो -3 इज इक्वल टू -3 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे अतः एक सरल रेखा फर्स्ट वे सेकेंड परस्पर प्रतिच्छेदी है, यानी दोनों इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर प्रतिच्छेदी। किसी भी 2 समीकरण को लेकर लैम्डा म्यू की वैल्यू एक है और तीसरी में रखते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं LHS RHS, तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है, लैम्डा का मान चाहो तो आप इस समीकरण में रख के निकाल सकते हो और म्यू का मान चाहो तो आप इस समीकरण में रख के निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा का मान प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, यानी प्रतिच्छेद बिंदु के लिए कैसे सरल करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए। अब बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि विद्यार्थी जल्दबाजी के अंदर भूल जाते हैं, इतना ही देखते हैं कि परस्पर प्रतिच्छेद, इतना सिद्ध कर दिया, प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना भूल जाते हैं। हालांकि उसका 1.5 या 2 नंबर तक अंक होते हैं, तो उसको निकालना अति आवश्यक है, ध्यान देखिए। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान चाहो इस समीकरण में रख दो, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। म्यू का मान चाहो इस समीकरण में रख दो, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा का मान -1। अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सरल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1। x हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा, इसको सरल करने के बाद x इज इक्वल टू माइनस के 2 + 1 अर्थात कहने का मतलब -1। और y की वैल्यू निकालनी है तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। तो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, -3 और +2 यानी कितना बचेगा, -1। और इसी प्रकार से इसमें z माइनस 3/4
इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, -4 और +3, कहने का मतलब कितना आया, -1, यानी प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक -1 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से आप सदिश रूप वाले में भी सेम सॉल्यूशन रहेगा, सेम 3 समीकरण बनेंगे, उन दो को लेकर सरल करना, तीसरे को संतुष्ट करना चाहिए, इक्वल आते हैं तो प्रतिच्छेद होगी, अन्यथा नहीं होगी, और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की पूरी प्रक्रिया सेम रहती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये हमारे पास में। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी एक कार्तीय रूप पूछा जा सकता है, सदिश कार्तीय दोनों आपको आने चाहिए। अब इसमें क्या करना है कि रेखाओं के सदिश रूप में समीकरण दे रखे हैं, दो रेखाओं के, तो दोनों रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी हमारे को बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों रेखाएं कौन सी है, समांतर रेखाएं हैं या विषमतलीय रेखाएं हैं। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे, लैम्डा और म्यू के बाद में जो रेखाओं के दिक् अनुपात होते हैं ना, यदि दिक् अनुपात समान होते हैं तो रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर, अन्यथा रेखाएं क्या होगी, विषमतलीय। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस रेखा के दिक् अनुपात कितने मिल रहे हैं, इस रेखा के दिक् अनुपात तो है ये वाले और इसके दिक् अनुपात है ये वाले, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो दोनों रेखाएं कौन सी है, विषमतलीय रेखाएं हैं। और यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों रेखाएं कौन सी हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। बस बात इतनी ध्यान रखनी है आपको, समांतर में समांतर का सूत्र लगाना है और विषमतलीय में विषमतलीय का। इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, कौन सी समांतर होती है और कौन सी विषमतलीय। समांतर में दोनों इक्वल होते हैं लास्ट वाले, और विषमतलीय में उसके दिक् अनुपात चेंज होते हैं, इनको दिक् अनुपात बोला जाता है। ये इसकी स्थिति सदिश है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो रेखाओं के समीकरण क्या है, पहले इसको लिखेंगे, रेखाओं यानी इसका सॉल्यूशन है रेखाओं के समीकरण। तो रेखाओं के समीकरण क्या दे रखे हैं, आर सदिश इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और सेकेंड समीकरण क्या है, आर सदिश इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसको डाल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल देता हूं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए रेखाओं के समीकरण, मानक रूप में समीकरण होते हैं, माना रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण मानक रूप वाले। ठीक है, मानक रूप के जो समीकरण होते हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, मानक रूप के समीकरण होते हैं आर सदिश इज इक्वल टू a1 सदिश प्लस लैम्डा b1 सदिश। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड होता है आर सदिश इज इक्वल टू a2 सदिश प्लस म्यू b2 सदिश। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये दो रेखाओं के मानक समीकरण है, इनके साथ कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः किसके साथ करेंगे, कि तुलना क्रमशः 3 व 4 से करने पर कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, a1 की वैल्यू, इसकी तुलना इसके साथ, तो a1 का पूरा वेक्टर कितना प्राप्त हो गया, a1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब देखिए b1 कितना प्राप्त हो जाएगा, b1 वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब देखिए a2 कितना प्राप्त हो जाएगा, a2 वेक्टर की वैल्यू यानी कि 2 की 4 के साथ तुलना करवा रहे हैं, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। और b2 वेक्टर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे को, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये काम तो आपका बेसिक है, दो इक्वेशन दे दी, दोनों रेखाओं के मानक समीकरण ये होते हैं, और इनकी तुलना करवाने के बाद a1 b1 a2 b2 सारे सदिश वेक्टर जो है उनको पता कर लेंगे। अब दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, तो यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जो निकालने का सूत्र हमारे पास में होता है वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर बटे में होगा मापांक ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये हमारे पास किसका सूत्र है, दो रेखाओं के मध्य दूरी निकालने का सूत्र है।
अब दोनों रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो इस प्रकार से रहने वाली है कि भाई A2 माइनस A1। तो पहले हम A2 माइनस A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैं इसमें वेक्टर को सरल करता हूँ A2 माइनस A1 वेक्टर। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पहुंचने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाते हैं। कभी सब समांतर रेखाओं का विषमतलीय में लगाते थे, विषमतलीय वाला समांतर, और इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले एकदम परफेक्ट रूप से आप काउंट करें, याद करें उनको। A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 क्या, तो I माइनस I होगा, J माइनस J होगा, K माइनस K होगा। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा 3i कैप, और ये कितना बचेगा प्लस का 3j कैप, और ये कितना बचेगा यहाँ हमारे पास में 6k कैप। तो यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस में 3k कैप बचेंगे। A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई है। अब B1 क्रॉस B2 यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो हमने कल देखा था वेक्टर के चैप्टर के अंदर। तो देखिए B1 क्रॉस B2 यानी ये सदिश गुणनफल हमेशा हम किस रूप में निकालते हैं, सारणिक रूप में निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ I कैप, J कैप, K कैप, सारी वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। I J K का मान कितना हमारे पास, B1 वेक्टर कितना दे रखा है, ये रहा, यानी I का गुणांक 1 माइनस 3 और 2, यहाँ कितना है 2 3 1, यानी B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं, जिसका मैं इधर लिख रहा हूँ आगे सॉल्यूशन, यानी सारणी का प्रश्न करना। अब इसके अंदर देखिए यहाँ कितना प्राप्त होगा, ये कटेगा -3 और -6 कितने हो जाएंगे -9i कैप। ठीक है, अब जे कैप के ऊपर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह, इसको हटाया 1 इंटू 1 1 -4, यानी कितना बचेगा -3, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप, प्लस इसके ऊपर चिन्ह आता है के कैप के ऊपर प्लस का, इसको हटाओ 3 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 6, यानी कि 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9 के कैप। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया B1 क्रॉस B2। अब इसमें हमारे को जरूरत पड़ती है B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना आता है। तो B1 क्रॉस B2 का जो मापांक है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √171, इनका योग करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट अप करते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसमें A2 माइनस A1 चाहिए था, ये हमने यहाँ निकाला। B1 क्रॉस B2 चाहिए था सारणिक रूप में, ये हमने यहाँ निकाला। इसका मापांक तो ये हमने यहाँ निकाला। तो अब इसकी दूरी के रूप में इसको लिखेंगे सूत्र में। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, न्यूनतम दूरी कितनी प्राप्त हो जाएगी, मापांक A2 माइनस A1 वेक्टर क्या प्राप्त हुआ, तो ये वेक्टर प्राप्त हो गया हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। और अब देखिए यहां से हमारे पास में A2 माइनस A1 की वैल्यू डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये हमारे पास डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आ गया, ये रहा माइनस का 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, और बटे में इसकी वैल्यू कितनी है, B1 क्रॉस B2 का मापांक हमारे पास में √171। ठीक है, और ये इस पूरे का मापांक। अब देखिए यहाँ क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल करवाना है। तो i का i के साथ माइनस के 27, ठीक है, इसका इसके साथ करवाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। 3 इंटू 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के 27 बटा √171। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचा, 9 बटे में √171। तो हमेशा दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो 9 बटा √171 इकाई दूरी का मात्रक। ठीक है, तो ये हमारे को इन दोनों के बीच में दूरी प्राप्त हो गई है। यदि समांतर रेखाएं होती है तो समांतर होने का प्रतिबंध आपको बता दिया, दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ समांतर का सूत्र लगाना, कार्तीय रूप में समीकरण है तो कार्तीय रूप का बोलो आपको करना है, बिल्कुल इजी वे में मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।